अक्सर ऐसा होता है कि सुबह सुबह कोई इंसान अपना फोन उठाता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा होता है और अचानक से स्क्रीन पर किसी के डिजिटल वॉलेट का एक बहुत ही चमकता हुआ स्क्रीनशॉट सामने आ जाता है। वो भारी भरकम बैलेंस वाले स्क्रीनशॉट। हाँ बिल्कुल, उस स्क्रीनशॉट में इतने सारे नंबर, मतलब इतने सारे जीरो होते हैं कि एक पल के लिए देखने वाले का सिर ही चकरा जाए। सही बात है। चारों तरफ सिर्फ बड़े मुनाफे, रातों रात अमीर बनने की कहानियां और बस क्रिप्टो करेंसी की चकाचौंध दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में लाखों करोड़ों कमा रहा है। और ऐसा लगता है कि बस कुछ ही लोग पीछे छूट गए हैं, है ना? एकदम। और यहीं से वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड शुरू होता है। जब हर तरफ सिर्फ भारी निवेश, वेल इन्वेस्टर्स और बड़े खिलाड़ियों की ही चर्चा हो रही हो, तो एक आम इंसान बहुत जल्दी खुद को इस पूरी व्यवस्था से बाहर महसूस करने लगता है। एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव। बिल्कुल, एक दबाव बनने लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, अब मेरा कोई चांस नहीं है। ये तो एकदम वैसा ही है जैसे कोई इंसान किसी मैराथन में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन उसे लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाए। हाँ, और आगे वाले धावक इतने दूर निकल चुके हैं कि वे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और पीछे खड़ा इंसान बस यही सोच रहा है कि क्या अब दौड़ने का कोई मतलब भी है? क्या मेरे इस छोटे से कदम से कोई फर्क पड़ने वाला है? तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी भावना की गहराई में जाने वाले हैं, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी विषय है। आज जो दस्तावेज हम खंगाल रहे हैं वो एक बहुत ही विशेष और विचारोत्तेजक संदेश है। इसका शीर्षक है छोटे धारकों की शक्ति, पाई नेटवर्क का समावेशन का दृष्टिकोण। अंग्रेजी में कहें तो द पावर ऑफ स्मॉल होल्डर्स, पाई नेटवर्क्स विजन ऑफ इंक्लूजन। ये दस्तावेज सीधे तौर पर उन आम लोगों से बात करता है जो इस तेजी से बदलती डिजिटल क्रांति के बीच खुद को बहुत छोटा या महत्वहीन महसूस कर रहे हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य मिशन आज ये समझना है कि क्यों एक बहुत छोटा सा बैलेंस, जैसे कि सिर्फ 5 पाई, हाँ मान लीजिए किसी के पास सिर्फ 5 पाई हैं, तो उसे किसी भी डिजिटल नेटवर्क के भविष्य के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। आखिर इस पाई नेटवर्क का असली उद्देश्य क्या है और क्या वाकई छोटे होल्डर्स की कोई ताकत होती है? इस मैराथन वाली तुलना से ही अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो इस रिसर्च में एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखा गया है। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि कम्युनिटी में बहुत से लोग हर दिन अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। इंसान की फितरत है तुलना करना। बिल्कुल। जब वे ऑनलाइन उन बड़े बड़े बैलेंस के स्क्रीनशॉट्स देखते हैं तो वो एक कंपैरिजन ट्रैप, मतलब तुलना के मनोवैज्ञानिक जाल में फंस जाते हैं। और ये जाल बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये सीधे आत्मविश्वास पर चोट करता है। देखने वाला घबराने लगता है, लोग हतोत्साहित महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वे इस नेटवर्क से बहुत देर से जुड़े हैं। उनके मन में ये विचार आता है कि मेरे पास तो सिर्फ 5 पाई हैं। इतने कम बैलेंस के साथ इतने बड़े नेटवर्क में मेरी क्या अहमियत हो सकती है? सही कहा, वे खुद को नेटवर्क के लिए पूरी तरह से महत्वहीन मान लेते हैं। लेकिन देखिए, यहीं पर यह दस्तावेज एक बहुत बड़ा दावा करता है। पाई नेटवर्क का जो मूल दर्शन है, या जिसे हम उनका समावेशन का दृष्टिकोण कह सकते हैं, उनका विजन ऑफ इंक्लूजन, हाँ, वो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि पाई नेटवर्क की स्थापना के पीछे का मुख्य विचार यही था कि इसे कभी भी सिर्फ अमीर लोगों या बड़े निवेशकों के लिए नहीं बनाया गया। मतलब ये शुरू से ही अलग था। बिल्कुल। पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अगर कोई हिस्सा लेना चाहता है तो उसे महंगी माइनिंग मशीनों, भारी भरकम कंप्यूटर सर्वर और बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन लेखक यहाँ स्पष्ट करते हैं कि पाई का निर्माण ऑर्डिनरी पीपल यानी आम लोगों के लिए किया गया था। दुनिया भर के उन लोगों के लिए जिनके पास शायद भारी निवेश करने की क्षमता ना हो। सही बात है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी और एक सवाल उठाना चाहूंगी। जी पूछिए। मुझे ये बात थोड़ी अवास्तविक लग रही है। आज की दुनिया में जहाँ वेल इन्वेस्टर्स बाजार को चलाते हैं, जहाँ करोड़ों डॉलर्स का खेल होता है, वहाँ एक आम इंसान के फोन पर माइन किए गए कुछ कॉइन्स क्या ही बदलाव लाएंगे? एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है कि हर कोई महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यावहारिक रूप से क्या सिर्फ 5 पाई रखने वाला इंसान किसी ग्लोबल नेटवर्क को कोई असली और ठोस फायदा पहुंचा सकता है? ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक चुनौती है, और इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि हम इस नई डिजिटल अर्थव्यवस्था में मूल्य या वैल्यू को कैसे परिभाषित करते हैं। अच्छा,
देखिए, अगर हम केवल पारंपरिक स्टॉक मार्केट की तरह सोचेंगे तो हाँ, ये बात अवास्तविक लगेगी। लेकिन ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकृत नेटवर्क अलग तरीके से काम करते हैं। यहाँ असली खेल नेटवर्क इफेक्ट का है। नेटवर्क इफेक्ट, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। मान लीजिए कि दुनिया में सिर्फ 2 लोगों के पास टेलीफोन है। उस टेलीफोन की क्या कीमत होगी? शायद लगभग 0। क्योंकि वे सिर्फ एक दूसरे से ही बात कर सकते हैं। बिल्कुल 0। लेकिन अगर दुनिया के 1 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन हो जाए तो उस पूरे टेलीफोन नेटवर्क की कीमत अरबों में हो जाती है। अरे हाँ, ये तो है। ठीक यही बात डिजिटल करेंसी पर लागू होती है। इस इकोसिस्टम में किसी व्यक्ति की वैल्यू केवल उसके मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले कॉइन्स के नंबर से नहीं मापी जाती। तो अगर नेटवर्क इफेक्ट काम कर रहा है तो असली वैल्यू किस चीज से पैदा हो रही है? असली वैल्यू है नेटवर्क में निरंतर भागीदारी, जिसे हम पार्टिसिपेशन कहते हैं। अगर 100 करोड़पति लोग मिलकर किसी कॉइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीद लेते हैं तो वे उस कॉइन का असल जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे? एकदम सही। वे बस उसके दाम बढ़ने का इंतजार करेंगे ताकि उसे बेचकर मुनाफा कमा सकें। इसे मार्केट मैनिपुलेशन या डंपिंग कहते हैं। जिससे नेटवर्क का कोई वास्तविक विकास नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत जब 1 करोड़ आम लोग, जिनके पास सिर्फ 5-5 कॉइन है, वे उस कॉइन से कॉफी खरीदते हैं या ऑनलाइन सेवाएं लेते हैं, तो वे एक वास्तविक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। हाँ, ये विश्वास, ये धैर्य और रोजमर्रा की भागीदारी ही नेटवर्क की असली ताकत है। मुझे ये बात सुनकर एक तुलना याद आ रही है। ये पूरा ढांचा एक गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा है। बड़े निवेशक शायद लोहे के भारी बीम हो सकते हैं जो बहुत मजबूत दिखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन कोई भी सिर्फ बीम खड़ी करके घर नहीं बना सकता। जो लाखों छोटे होल्डर्स हैं वो असल में रेत और सीमेंट के उन लाखों कणों की तरह हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अकेले एक रेत के कण की या अकेले 5 पाई की शायद कोई बहुत बड़ी कीमत न दिखे, लेकिन जब वे लाखों करोड़ों कण एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक ऐसा कंक्रीट फाउंडेशन बनाते हैं जो पूरी इमारत को खड़ा रखता है। और उसके बिना बड़े से बड़ा ढांचा भी ढह जाएगा। बिल्कुल। और इसी को तकनीकी भाषा में विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, केंद्रीकृत सिस्टम में एक बॉस या एक बैंक होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन विकेंद्रीकृत नेटवर्क में हर एक व्यक्ति का फोन, हर एक छोटा होल्डर उस कॉन्क्रीट फाउंडेशन का एक अहम हिस्सा है। कोई एक बैंक इसे कंट्रोल नहीं कर रहा। नहीं, बल्कि हर एक फोन इस पूरी व्यवस्था का एक छोटा सा खंबा है। लाखों लोग जो एक साथ जुड़ते हैं वही उस नेटवर्क को सुरक्षित और हैकर से महफूज बनाते हैं। तो अगर इस नेटवर्क की असली ताकत इसके करोड़ों आम लोग हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास में पहले कभी आम लोगों ने मिलकर किसी बड़ी तकनीक को इस तरह सफल बनाया है? अगर हम अतीत पर नजर डालें तो पाएंगे कि इनोवेशन की शुरुआत हमेशा बहुत खामोशी से होती है। दस्तावेज में इंटरनेट और बिटकॉइन के शुरुआती दिनों का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है। हाँ, इंटरनेट के शुरुआती दिनों को तो हम सभी जानते हैं। एक समय था जब बड़ी-बड़ी कंपनियों ने इंटरनेट को भी गंभीरता से नहीं लिया था। एकदम। कई विशेषज्ञों को लगता था कि ये सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों के लिए है या फिर ईमेल भेजने का एक अस्थायी शौक है। और बिटकॉइन की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। आज जो बिटकॉइन लाखों रुपए का है, साल 2009 या 10 में वो केवल कुछ सेंट्स का हुआ करता था। उस समय लोग अपने साधारण लैपटॉप पर इसे माइन करते थे। लेकिन उस समय लोगों ने उसे बीच में क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनके पास लंबी अवधि का विजन नहीं था। उस वक्त थोड़ा सा बिटकॉइन रखना लोगों को एक मजाक या समय की बर्बादी लगता था। एक बहुत मशहूर घटना है वो पिज्जा वाली। हाँ, जहां एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन देकर सिर्फ 2 पिज्जा खरीदे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि ये सिर्फ एक फर्जी इंटरनेट मनी है। वे इसकी असली उपयोगिता को नहीं समझ पाए थे। मतलब इंसान का स्वभाव अक्सर शॉर्ट टर्म भावनाओं से संचालित होता है। अगर उसे तुरंत फायदा नहीं दिखता तो वो बोर हो जाता है या घबरा जाता है। सही कहा। लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कैसे लोग अनिश्चितता के समय में पैनिक या घबराहट का शिकार हो जाते हैं। वे केवल तुरंत होने वाले मुनाफे पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। और जब उन्हें लगता है कि कुछ महीनों में वे करोड़पति नहीं बने, तो वे छोटी शुरुआत को कम आंकने लगते हैं और सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल एक बीज बोने जैसी लग रही है मुझे। जब कोई जमीन में बीज बोता है तो हफ्तों तक या महीनों तक
जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ भी नहीं दिखता। और जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म सोच रखते हैं वो कह सकते हैं कि देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं उग रहा है, ये जगह बेकार है। लेकिन जमीन के नीचे असल में क्या हो रहा होता है? और वहां असली काम चल रहा होता है। बिल्कुल, जड़ें बन रही होती हैं, वो मिट्टी में अपनी पकड़ मजबूत कर रही होती हैं, और एक बार जब वो जड़ें गहराई तक पहुंच जाती हैं, तब जाके पौधा तेजी से जमीन के ऊपर आता है। एकदम सही। और जो लोग ये सोचते हैं कि किसी भी बड़ी तकनीक को रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो जाना चाहिए, वे इतिहास को नहीं समझते। ग्लोबल पहचान मिलने से बहुत पहले हर बड़ा इनोवेशन एकदम शांति से, खामोशी से अपना काम कर रहा होता है। भी केवल उन लोगों ने नहीं बनाई जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था, बल्कि ये ऐतिहासिक बदलाव उन आम लोगों ने लाए जो एक साझा उद्देश्य, मतलब शेयर्ड पर्पस से गहराई से जुड़े हुए थे। तो अगर हम इतिहास से ये सबक लें कि छोटे कदम और खामोश शुरुआत मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं, तो सवाल ये है कि आज के समय में, वर्तमान में ये सब कैसे हो रहा है? पाई नेटवर्क अभी उस जमीन के नीचे वाले चरण में क्या कर रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। दस्तावेज बताता है कि पाई नेटवर्क अभी ठीक उसी चरण में है, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। उनकी कोर टीम वर्तमान में बुनियादी ढांचा का निर्माण करने पर काम कर रही है। बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से यहाँ क्या मतलब है? क्योंकि तकनीकी शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में क्या बन रहा है? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जब करोड़ों लोग एक साथ एक ही सिस्टम पर लेन देन करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर सिस्टम क्रैश हो जाता है। इसे स्केलेबिलिटी की समस्या कहते हैं। अच्छा। पाई नेटवर्क की टीम इस बात पर काम कर रही है कि जब भविष्य में करोड़ों लोग एक साथ लेन देन करें, तो सिस्टम बिना रुके सुचारू रूप से चले। इसके अलावा सिस्टम की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि आम लोगों का डिजिटल पैसा सुरक्षित रहे। और शायद इसीलिए इसमें इतना समय लग रहा है। बिल्कुल, रातों रात ये सब नहीं होता। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिस पर काम हो रहा है, वो है इकोसिस्टम की वास्तविक यूटिलिटी का विस्तार करना। यहाँ यूटिलिटी शब्द को थोड़ा खोलना जरूरी है। इसका सीधा मतलब क्या है? यूटिलिटी का सीधा मतलब है कि क्या उस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल वास्तविक दुनिया में कोई सामान या सेवा खरीदने के लिए किया जा सकता है? यानी असली दुनिया के काम? हाँ, अगर एक डिजिटल कॉइन का इस्तेमाल सिर्फ उसे खरीदकर तिजोरी में बंद रखने के लिए किया जा रहा है, तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। असली यूटिलिटी तब बनती है जब डेवलपर्स ऐसे एप्लीकेशंस बनाते हैं जहां आम लोग उस कॉइन का इस्तेमाल करके ब्रेड, दूध या ऑनलाइन सेवाएं खरीद सकें। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर कल्पना करें कि कोई व्यक्ति कॉफ़ी खरीदने जा रहा है और अगर नेटवर्क को उस लेन देन को प्रोसेस करने में 10 मिनट लगते हैं या लेन देन की फीस कॉफ़ी की कीमत से भी ज़्यादा हो जाती है, तो वो सिस्टम पूरी तरह से विफल है। बिल्कुल। इसलिए रातों रात कोई सिस्टम लॉन्च करके करोड़ों लोगों को नहीं जोड़ा जा सकता। एकदम सही। और लेखक इस बात पर विशेष बल देते हैं कि सस्टेनेबल इनोवेशन यानी टिकाऊ विकास में कभी भी जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मजबूत नींव चाहिए, लोगों का ट्रस्ट चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए और असली यूटिलिटी चाहिए। इन सब चीजों में सालों का समय लगता है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया का तकनीकी परिदृश्य बहुत ही अभूतपूर्व गति से बदल रहा है। आज जो रिसर्च हमारे सामने है वो इस बात का खास तौर पर जिक्र करती है कि दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, एआई आज लगभग हर उद्योग को पूरी तरह से बदल रहा है। ऑटोमेशन के कारण बहुत सी नौकरियां बदल रही हैं। और जब नौकरियां बदल रही हैं, अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो आम इंसान के लिए खुद को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और भी जरूरी हो गया है। सही बात है। डिजिटल पेमेंट्स आज वैश्विक स्तर पे आम बात हो गए हैं। नई पीढ़ी अब केंद्रीकृत बैंकों पर भरोसा करने के बजाय विकेंद्रीकृत सिस्टम्स और डिजिटल ओनरशिप को बहुत तेजी से अपना रही है। और पाई नेटवर्क असल में खुद को इसी व्यापक तकनीकी बदलाव के अंदर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में तैयार कर रहा है। लेकिन देखिए, इन सब बातों के बावजूद एक शक मन में रह ही जाता है। हम ये सब समझ गए कि जड़ें मजबूत हो रही हैं, दुनिया की तकनीक बदल रही है और छोटे से छोटे व्यक्ति की भागीदारी भी अहम है। लेकिन क्या भविष्य में सफलता की कोई पक्की गारंटी है? क्या हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो इंसान आज धैर्य रखेगा वो कल सफल ही होगा? ये शक होना बहुत स्वाभाविक है। और यहाँ ये दस्तावेज बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण दृष्टिकोण अपनाता है।
संदेश में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी से भविष्य की सटीक कीमतों या 100% गारंटीड नतीजों का वादा नहीं कर सकता। मतलब कोई झूठे वादे नहीं है। बिल्कुल नहीं। डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में ऐसी भविष्यवाणियां करना न केवल गलत होगा बल्कि बेईमानी भी होगी। यानी कोई झूठे सपने नहीं दिखाए जा रहे हैं, कोई रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। लेकिन इतिहास हमें एक बहुत बड़ा सबक जरूर सिखाता है, और वो ये कि जिन समुदायों के पास एक मजबूत विजन होता है और जिनकी तकनीक में असली उपयोगिता होती है, वे समुदाय हमेशा लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं। व्यापक स्तर पर तकनीक को अपनाना केवल चंद बड़े निवेशकों के कारण नहीं होता। वो तब होता है जब लाखों लोग एक साथ आते हैं। सही कहा। जब व्यापारिक प्रतिष्ठान यानी बिजनेसेस उन डिजिटल इकोसिस्टम्स को अपनी रोजमर्रा के लेन देन में शामिल करते हैं, तब जाकर असली अडॉप्शन होता है। और ये एक कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है, कोई जादू नहीं। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें और इन सभी मुख्य बातों का निचोड़ निकालें, तो इस रिसर्च का जो सबसे साफ और सीधा संदेश उभर कर आता है वो बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। आने वाला डिजिटल भविष्य सिर्फ आकार या साइज को इनाम नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसके पास शुरुआत से सबसे बड़ा बैलेंस था केवल वही विजेता बनेगा। इसके ठीक विपरीत भविष्य उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जो इस नई तकनीक की गहराइयों को समझते हैं, जो घबराहट के माहौल में भी धैर्य रखते हैं, जो लगातार भागीदारी करते हैं और जो लंबी अवधि की सोच रखते हैं। हाँ, छोटी शुरुआत को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि रेत का एक एक कण इमारत की नींव को मजबूत कर रहा है। एकदम सही। और इसीलिए दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही स्पष्ट कॉल टू एक्शन दिया गया है। उसमें ये आग्रह किया गया है कि लोगों को ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में लगातार सीखते रहना चाहिए। केवल माइनिंग करना काफी नहीं है, बल्कि तकनीक को समझना जरूरी है। सबको जिम्मेदारी से भाग लेना चाहिए, अपनी डिजिटल संपत्तियों के पासवर्ड या पासफ्रेज को समझदारी से सुरक्षित रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कम्युनिटी में एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया का हर बड़ा आंदोलन आम लोगों और उनके साधारण लेकिन दृढ़ विचारों से ही शुरू हुआ था। तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, उसके केंद्र में हमेशा इंसान, उसका विश्वास और उसकी कम्युनिटी ही रहती है। ये एक बहुत ही सुंदर और सटीक निष्कर्ष है। और अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरे दस्तावेज की बातों को एक कदम और आगे ले जाता है। जी बिल्कुल। इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब विकेंद्रीकृत सिस्टम हमारे दैनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन जाएंगे। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, यदि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था सच में पूरी तरह से विकेंद्रीकृत हो जाती है, तो क्या असली आर्थिक शक्ति उन चंद लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाएगी जिनके पास सबसे अधिक टोकन है, या फिर क्या वो असली शक्ति उस विशाल आम समुदाय के पास होगी जो रोजमर्रा की जिंदगी में उस तकनीक का उपयोग कर रहा है, जो हर दिन कॉफी खरीदने से लेकर बिल भरने तक लेन देन कर रहा है, जो अपनी भागीदारी से उस पूरे नेटवर्क को जीवित रखे हुए है। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्हें आज दुनिया सबसे छोटे होल्डर मानकर नजरअंदाज कर रही है, भविष्य में वही इस सबसे बड़े ग्लोबल नेटवर्क की असली और सबसे बड़ी ताकत साबित हो? ये वाकई एक ऐसा गहरा सवाल है जो अर्थशास्त्र को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली मूल्य पैसे में है या उस पैसे का इस्तेमाल करने वाले लोगों में। एकदम सही। इसलिए अगली बार जब इंटरनेट पर किसी बड़े डिजिटल वॉलेट का वो चमकता स्क्रीनशॉट सामने आए और किसी को उस मैराथन की रेस में सबसे पीछे खड़े होने का एहसास सताए, तो एक पल के लिए रुकना चाहिए। हाँ, शायद कोई पीछे नहीं है। शायद ये छोटे छोटे कदम ही वो मजबूत जमीन तैयार कर रहे हैं जिस पर भविष्य की ये पूरी डिजिटल मैराथन दौड़ी जाने वाली है।